चालू थांब थांब कॅमेरा नाही लावला कॅमेरा नहीं लगा। ते सुरू केलंय हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू शुभांगी हर्षदा रिद्धि आवाज गुड मॉर्निंग। अंकित मॉर्निंग मैम। ओके गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। स्लाइड दिखाई दे रही है बेटा आपको स्क्रीन दिखाई दिया जा रहा है यस यस मैम। मैम। यस मैम। जा रहा है यस। क्या है स्लाइड पर क्या है बताइएगा जिनावर। ओके ओके वेरी गुड नाइन। लाइट ऑन कर दीजिए दोस्तों आज हम किसी एक अलग मोड पर चले जाएंगे एक ऐसी नारी के माध्यम से आज आपको समझाने का प्रयास हमारा होगा कि एक 8वें दशक की बहुचर्चित कथाकार के रूप में मृदा चित्रा मुद्गल जी का जन्म 1944 के एक सामंती परिवार में हुआ और इनकी सोच समाजवादी रही उनकी सहानुभूति वंचित वर्ग के प्रति भी रही अपनी कथा वृत्तियों में चित्रा जी मानवीय संवेदनाओं को रेखांकित करती है और मध्य और निम्न वर्ग के पात्रों को उनकी जिंदगी के समूचे दायरे में घुसकर अध्ययन करती नजर आती है साथ ही वे नए रफ्तार की जिंदगी में फंसी हुई मजबूरियों के तहत आप संस्कृति के गर्त में किस प्रकार धंसते चले जाते हैं और मानवीय मूल्यों को स्तब्ध कर देने वाली तस्वीर भी गहरी संवेदनाओं से वो उकरती हुई दिखाई देती है चित्रा मुद्गल जी की कहानियों पर दृष्टिपात करने पर यह हमें महसूस होता है कि अपनी रचनाओं में अनुभवों को संश्लिष्टता में रचने का कौशल उन्हें प्राप्त है उनकी कहानियों में रचनात्मक संवेदना मामूली आदमी के आर्थिक सामाजिक वेदन तंत्र के इर्द गिर्द किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई मनस्थितियों को उनके घात प्रतिघात की बारीकाई को से टकराती है और इस टकराहट का ही परिणाम यह होता है कि उनकी कहानियां मानव शोषण के विरुद्ध एक आवाज उठाती है जो न्याय की गुहार करती है वे रूपवाद एवं कलावाद के फेर में न पड़कर मानव जीवन की सामान्य समस्याओं के ताप से अपनी कहानियों को तपाती है उनकी कहानियों में भाषा की एक धारदार आयरानी का प्रयोग मिलता है जो बहुत ही कम कथाकारों के पास है चित्रा मुद्गल जी का जो रचना संसार है काफी बड़ा है एक जमीन अपनी अलग आवा आदि उनके प्रमुख उपन्यास तो प्रहट ठहरा हुआ लाक्षागृह अपनी वापसी जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं जिनावर इस प्रकार की चर्चित कहानी संग्रह उनके हैं उन्होंने दूरदर्शन के लिए भी लेखन किया है संप्रति वे प्रसार भारती की सदस्य हैं और उनके बृहद उपन्यास आवा पर व्यास सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है देखिएगा इस प्रकार की जो चित्रा मुद्गल जी का जो व्यक्तित्व है वह हमने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया ये जो हमारी कहानी है यह कहानी का इनटू शॉर्ट में यदि बताया जाए तो यह क्या है तो जिनावर ये चित्रा मुद्गल की एक लंबी कहानी के रूप में उभर कर आती है जिसमें गरीब टांगे वाला असलम और उसकी गहरी पीड़ा का चित्रण हुआ है असलम की घोड़ी सरवरी बूढ़ी और अशक्त हो चुकी है दूसरी घोड़ी खरीदने की उसकी हैसियत तो है नहीं वो जानबूझकर एक गाड़ी से घोड़ी को टकराता है जिससे उसकी सरवरी घोड़ी मर जाती है वो गाड़ी वालों से घोड़ी की कीमत लेकर समझौता कर लेता है किंतु उसे लगता है कि उसने सरवारी के साथ धोखा किया उसकी मौत सरवरी के साथ धोखा किया उसकी मौत का सौदा किया इसी अपराध बोध में डूबे असलम को लगता है कि सरवरी की मौत के बदले मिली नोट नहीं बल्कि वह सरवरी की बोटियां है वह मानता है वह तो जानवर से भी गया बीता है क्योंकि सरवरी ने उसके साथ कभी छल नहीं किया कहानी का अंत बहुत ही हृदय स्पर्शी रूप में दिखाई देता है दोस्तों यहाँ इस कहानी की जो नायक नायिका है वह कहानी की नायिका कोई औरत नहीं है बल्कि एक प्राणी के रूप में उभर कर सामने आने वाली हमारी घोड़ी चूंकि वह सरवरी जिसका नाम है आपको ध्यान रखना है कि इस कहानी का जो नायक है वह असलम और उसकी घोड़ी सरवरी इन दोनों के इर्द गिर्द हमारी कहानी चलती हुई है
दिखाई देती है। तो चित्रा मुद्गल जी का जो रचना संसार है, उस रचना संसार में सबसे महत्वपूर्ण कहानी जिनावर। तो इस जिनावर में खास तौर पर दिल्ली का एरिया है, और हम यूँ कहें कि जामा मोहल्ला है या जामा मस्जिद है, तो वहाँ की यह कहानी गुजरती हुई दिखाई देती है। तो बहुत ही रोचकता से हम यूँ कहें कि संवेदनाओं के साथ कैसी बहती चली जाती है। यदि हेलो। हेलो, हाँ बोल। हेलो। हाँ हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ आ यस रही मैम। यस मैम। ओके ओके, शेयर हो रहा है बेटा, आपको दिखाई दे रहा है? अंकिता, रिद्धि? यस मैम। ओके, वेरी गुड, चलिए। यस मैम दिखाई दे रहा है। हाँ, तो देखिए अब हम लोगों का ये पार्ट हो चुका है। इनटू शॉर्ट में हमने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखिएगा किस प्रकार से जिनावर। अब हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे। अपने घर से हम लोग चलते हैं, अभी टांगे वाले के पास चलते हैं, और किस प्रकार से हमारा जो सरवरी है या सरवरी को लेकर जाने वाला जो बाबू है, वह किस प्रकार से लेके जाता है, उसकी यथार्थता को आज हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। टांगे वाले रुकना में, अब देखिए कि टांगे वाला है हमारा जो कहानी का मूल नायक है, वह कहानी का मूल नायक एक्चुअल में देखा जाए तो टांगे वाला है। अब टांगे वालों को कोई पीछे से आवाज दे रहा है, पुकार पीछे से आई थी। हल्की लगाम खींचकर उसने सरवरी को रोका। 2-4 डग भरकर सरवरी ढीली से खड़ी हो गई। अब देखिएगा हमारी ये जो सरवरी है निश्चित ही तौर पर जवान नहीं है, तो वह बूढ़ी हो चुकी है। मतलब वो अब तक के सभी बोझों को ढोते ढोते अब उसकी जिंदगी अब जिंदगी के वो अंतिम मोड़ पर है। समझ में आ गया होगा आपको कि जैसे हमने अभी जैसे बताया कि वो बूढ़ी हो गई है। तो जैसे मनुष्य बूढ़े होते जाते हैं, वैसे प्राणियों की भी एज बढ़ती जाती है, तो वो भी बूढ़ी हो चुकी है। टांगे वाले रुकना में इस प्रकार की जब आवाज आती है, तो वह अपनी हल्की सी लगाम खींचता है और सरवरी को रोकता है। 2-4 डग भरकर सरवरी ढीली सी खड़ी हो जाती है। बाई टांग को उठाकर झटका देती से, मानो टांग पर चढ़े आ रहे किसी कीड़े मकोड़ों को झटक कर उसे परे फेंक देने को वह व्याकुल हो जाती है। आपको पता है कि जैसे यदि अपने शरीर पर कुछ आ जाता है, कीड़ा मकोड़े यदि चलते हैं, तो हम लोग तुरंत अपने दूसरे हाथ से उसे झटक देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन उसके यदि पैरों में यदि वो चल रहा है, तो पैरों को वो कैसे झटकेगी, किस प्रकार से? तो अपने पैर को झटक देती जोर से, उस फेंकने को व्याकुल हो जाती है। गली से मुख्य सड़क तक आते आते उसकी ऐसी कोई हरकत उससे नहीं की, बस अभी ही उससे बाई टांग झटकनी शुरू कर दे। उतर कर देख लेना चाहिए उसे। अब उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सरवरी को कुछ हुआ है, तो जिस कारण असलम उसे देखने का प्रयास करता है, और असलम अपने आप को समझाने का प्रयास करता है कि नहीं, अब तो हमें उतरकर उसके पैरों को देख ही लेना चाहिए। लेकिन किसी सवारी के पीछे से आई पुकार ने उसे अपने गद्दे से हिलने नहीं दिया। मतलब जैसे टांगे पर बैठा हुआ है वो और खींच रहा है उसे, तो उतरना चाहता है, लेकिन पीछे से आई आवाज, तो वो उतर नहीं पाया, अपनी गद्दी से हिल नहीं पाया, और आगे को झुककर उसने गर्दन मोड़कर पीछे की ओर देखा। तो पीछे कितनी औरतें थी देखिएगा, 5 बुरके वालियां कन्ये में 2 उलादे दबाए, 3 को कंधे से दबोचे, उन्हें लगभग घसीटती हुई सी फतफत करती टांगे की ओर दौड़ी चली आ रही दिखे। मतलब देखिएगा कि कितनी औरतें हैं, कितनी औरतें वहां पर दिखाई देती कि 5 बुरखे वाली औरतें हैं, उनमें 2 औलादे दबाए, मतलब 2 बच्चे उनके पास है, और 3 कंधों से दबोचे हुए हैं, और 3 और 2 5, और 5 और 5 10। देखिएगा कितने लोग होते हैं। और बेचारा हमारा असलम और उसे ले जाने वाली, हाँकने वाली उसकी बूढ़ी पत्नी कहो या सरवरी कहो, क्योंकि उतना ही प्यार वह करता है सरवर से जितना वो अपनी पत्नी के साथ प्यार करता है। क्योंकि भले ही उसकी रात अपनी पत्नी के साथ गुजारता होगा, लेकिन पूरी दिन भर वह सरवरी के साथ बिताता है, और इस कारण एक अटैचमेंट उस प्राणी के साथ उसका हो चुका है।
अब देखिएगा, पत्नी को आप जिस ओर में लेना चाहे उस ओर में मत लीजिएगा। हमारे कहने का मतलब आप लोग समझिएगा कि वो उतनी ही चाहत, उतना ही प्यार वो सरवरी से करता है, जितनी चाहत, जितना प्यार वो अपनी पत्नी के साथ करता है। तो उनमें से ठमके कद वाली, मतलब जो छोटे कद वाली है, उसने अपनी हाँफती हुई आवाज को नियंत्रित करने की चेष्टा करते हुए गर्दन ऊंची ताने, चलेंगे भाईजान? तो पूछता है हमारा कि तांगे वाला कि कहाँ जाना है, जाना किधर है बीबी? असलम पूछता है। तो बगल में चावड़ी बाजार। अब वो मतलब देखिएगा कि दिल्ली में चले जा रहे हैं हम लोग, तो चावड़ी बाजार में हमें पहुंचना है। तो कन्या से खिसकती हुई औलाद को उचकाकर उसने बाजू में कसा, मतलब जैसे उसने गोदी में ले लिया ना, उसके कंधों पे ले लिया, तो फिर वो खिसक रहा है, उसका जो बच्चा है वो नीचे नीचे आ रहा है, तो उसने क्या किया, उसे उचका दिया, मतलब जोर से ऊपर उठा लिया। तो देखिएगा कि जैसे वहां के एरिया की जो बातचीत है ना, वो बातचीत भी कम ज्यादा तौर पर चित्रा मुद्गल जी ने वही ली हुई है, ताकि यथार्थता के साथ आप भी लोग जुड़ जाए। यहाँ तक समझ में आया बेटा आपको? आपकी आज्ञा हो तो हम लोग आगे बढ़े। यस मैम। जी मैम। मैम। यस मैम। असलम कुछ सोच में पड़ गया। 5 खासे तंदुरुस्त जनानी, कन्या में 2 उंगलियां धरे 2, कुल जमा 9 सवारी, 4 आधी सही, नामुमकिन तो है, चूचा तांगा ही सरवरी, वैशाली सालवे। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, कुछ भी शरारत मत कीजिएगा। वैशाली सालवे, कुछ शरारत मत कीजिएगा। आपकी शरारत स्क्रीन पर दिखाई दी जा रही है। क्लियर हो गए? रेड कलर की रिमार्क किसी ने लगवाई हुई है, वैशाली करके वो बच्ची है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, कोई भी नादानी यहाँ पर नहीं चलेगी। आगे बढ़ते हैं। असलम कुछ सोच में पड़ जाते हैं। 5 खासी तंदूरी जनानी, कन्या में 2 उंगलियों के धरे 2, कुल जमा 9 सवारी, 4 आधी से नामुमकिन, छूचा तांगा ही सरवरी कड़िलती हुई कैसे डो पा रही, सवारियों की 12 दम निचोड़ लेगी, न कुल्हाड़ी नहीं देनी टखनों पर, टालने के लिए अनिच्छा से ही मुंह घुमा लिया सीध में। 10 रुपए लगेंगे बेबी। अब देखिएगा कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी चीज नहीं देनी है तो क्या करता है, दाम को बढ़ा देता है। ठीक ऐसे ही बिल्कुल असलम को इतनी सारी औरतों को, 5 औरतों को और वो 4-5 और बच्चे, इन सभी को लेकर जाना उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि वो अपनी सरवरी की हालत देख चुका था। सरवरी नहीं ले जा सकती थी इन सभी लोगों को, और इसलिए उन्होंने क्या किया, अनिच्छा से मुंह घुमा लिया और कह दिया कि 10 रुपए लगेंगे बीबी। तो कहती 10 रुपए, लो सुनो इनकी अति से। ठमके कद वाले ने मुंह बनाकर अपनी संग वालों से आकुचकाए और फिर धमक कर उसकी ओर देखा। नए लगते हो शहर में, जाना कितना? इस सामने रहा पुल के नीचे चौरास्ता, और चौरास्ता पार करते जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद वाली जो गली है, गली लांग के मुड़े ने की मस्जिद के पीछे वो रहा चावड़ी बाजार। सोच समझ कर तो मुंह खोलो मियाँ। चावड़ी बाजार गए हो क्या कभी आप लोग? क्या खासियत है चावड़ी बाजार की, बताइएगा जरा। नहीं मैम, नहीं गए। हाँ, नहीं गए तो यदि आप लोग जाते हैं तो जामा मस्जिद भी होके आइएगा। हम लोग गए थे जामा मस्जिद में, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अत्यंत, हम गए कि वेरी नाइस प्लेस। मतलब पहली बात तो यह है कि किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा या इस प्रकार की कोई एक मानसिकता हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए, बल्कि मानवीयता हमारे बीच की होनी चाहिए। एक ऐसा फील होता है वहां जाने के पश्चात, एक पीसफुल फील होता है, एक आनंद, एक शांति फील होती है। ऐसा एक जामा मस्जिद का एरिया, और उसी के पास में पिछवाड़े में चावड़ी बाजार लगता है कि जिसमें हर चीज बड़ी सस्ती मिलती है। ध्यान में रखिएगा, यदि आप दिल्ली जाते हो, जामा मस्जिद के पिछवाड़े में जाते हो, तो चावड़ी बाजार जरूर जाना, और वहां की चीजें जो होती है वो अच्छी होती है और सस्ती होती है। चलिए, अब हम लोग चावड़ी बाजार में पहुंच गए हैं। सोच समझ कर ही बोल रहा है, बीबी रोज का धंधा है, सवारियां भी तो देखो, जाना नहीं था उसे। अब देखिएगा कि कैसे वो भी उसे समझाने का प्रयास कर रहा है निरंतर रूप से कि ये
मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हो बीबी, हमारा तो रोज का धंधा है। अब दोनों अपनी अपनी जगह पर तो ठीक है। वो कहती है कि मुंह संभाल के बात करो, मतलब कितना खोल रहे हो, इतना सा ही तो रास्ता है। ये सामने रहा पुल के नीचे का चौरास्ता, और जैसे चौरास्ता पार करते हैं तो जामा मस्जिद लग जाते हैं। जामा मस्जिद के पिछवाड़े में ही चावड़ी बाजार है। इतना सा तो पास में है, और इतने से जगह से आप तुम इतने पैसे ले रहे हो। सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ बीबी, रोज का मेरा धंधा है। सवारियां भी तो देखो, कितनी सवारियां है। जाना नहीं था उसे, पक्का। फिजूली बहस में फंस गया। लगा था कि 10 की बात सुनते जनानियां मुंह बिटकाकर आगे बढ़ लेगी। चलो 8 ले लो। अब देखिएगा, उनको जाना ही था, और जाने के साथ साथ अब वो उसके साथ हिसाब कर रही है। अब देखिएगा कि जैसे हम लोग करते हैं किसी जगह पर जाते तो बार्गेनिंग हम लेडीज लोग ज्यादा करते हैं, पुरुष लोग शायद ही बहुत ही कम या ना के बराबर, है ना। लेकिन लेडीज की यदि बात करते हैं तो हमेशा बार्गेनिंग करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे वह भी कहती है कि चलो 10 बोल दिया तो 8 पे, तो 8 ले लो। आग बरस रही है सिर पर, बच्चे झुलस रहे हैं। उनमें से लंबे कद वाले ने उठकर न तेरी न मेरी वाले लहजे में उसे पटाना चाहा। सवाल ही नहीं उठता बेबी। वहां से हटने के ख्याल से उसने सरवरी के लगाम खींचे। सवारियों के लिए ही निकला है मैं घर से, और तय करके सिंगल या ज्यादा से ज्यादा डबल सवार ही बिठाएगा तांगे पर। हालांकि सिंगल या डबल सवारी रिक्शा छोड़ तांगे पर मुश्किल से ही बैठती है। कुनबा संग हो तो तांगा किफायती पड़ता है। कुनबा संग हो मतलब पूरे अपने घर वाले लोग यदि साथ में होते हो तो ही तांगा किफायती पड़ता है, अदरवाइज नहीं पड़ता। देखिए, अब इस प्रकार से तो कहलवा दिया हमारे तांगे वाले ने। लेकिन क्या अभी वो सवारी जो उनके साथ आ रही थी, तो क्या वो चुपचाप बैठी रहेगी? नहीं। अब उनका मिजाज देखिए। अब देखिएगा कि वो क्या कहती है। एक यदि हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं कि किस प्रकार से वह अपने बच्चों को लेती है, और किस प्रकार से वो तांगे वालों को बुलाती है, उसकी कनियों को खिसकाती है और औलाद को उचकाती है। और असलम चूंकि वह अपनी सोच में डूब गया है कि अब इनको उठाना है, अपने सवारी को बिठाना है या नहीं बिठाना है, लेकिन वो तय कर लेता है कि आज तो अपनी सरवरी पर हम बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, केवल 1 या 2 के बीच में ही हम लोग बिठाएंगे। अब वो औरत उनके साथ क्या बात करती देखिएगा। मिजाज न दिखाओ मियाँ, ठहरो ठहरो। उसी ठमके कद वाली ने उसकी उदंडता बर्दाश्त करते हुए अपना गुस्सा चबाया और साथ वालियों की ओर मुड़े। जुदा जुदा रिक्शे के जमले में पड़ने से बेहतर होगा तांगा। वाक्य अधूरा छोड़कर उसने नीचे गर्दन किए हुए हथियार डाले। चलो मियाँ, तुम्हारी ही जिद रही। आगे बढ़कर उसने औलादों को तांगे पर चढ़ने का इशारा किया। लो फंसे, अब छुटकारा नहीं। मजबूरन उसने सरवरी की लगाम खींची। मतलब बिल्कुल असलम नहीं चाहता था कि वह फंसे, और बिल्कुल नहीं चाहता था कि अब वह सरवरी पर उन सभी को बिठाए, लेकिन क्या कर सकता था। अब वो 10 रुपए भी देने के लिए तैयार हो गए, राजी हो गए। तो फिर अब तो उसे फंसना ही था, अब वहां से छुटकारा भी नहीं था। उसने सरवरी की लगाम खींचे। यहाँ तक समझ में आया बेटा आपको? यस मैम। Yes, ma'am. आगे बढ़े, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ मैम। जी मैम। ओके। तो खड़ी खड़ी सरवरी अब तक भी बाई टांगे झटक रही है। जनानियों से झिक झिक में लगा रहा। उतर कर उसके टांग नहीं देख सकता था। कुछ उससे हो जरूर रहा है। अब देखिए, जैसे असलम का मन ही अपने आप को असलम का मन अपने आप को घसीट रहा है कि इतनी देर तक इन औरतों के बीच में झिकझिक करता रहा, उसके बीच में ही मैं भी उतर जाता, उसकी टांग देख लेता। ये तो जरूरी था। कभी नहीं देखा इस तरह से टांग झटकते हुए। बढ़ते बोझ से तांगा हिल रहा। उसका आशंकित हृदय भी कांप उठा। कहीं ऐसा न हो जाए कि अशक्त सवारी बीच सड़क पर चक्कर खाकर बैठ जाए और सवारियां धक्का खाए, भेंट के ठेले से लुढ़क कर रास्ते पर हो जाए। आगे को झुककर उसने सरवरी के फुट्टे सहलाए। सहलाहट के संग पुचकारा, उंगलियों में गूंगी चिरोरी पर। जैसे मतलब ऐसे छुआ जाता है ना, आपको पता होगा कि कैसे देखिए
प्राणी भी जो होते हैं ना वो भी प्यार के भूखे होते हैं। जैसे यदि आपके घर में कुत्ता होता है, बिल्ली तो मतलब बहुत कम घरों में बिल्ली पाली जाती है, लेकिन कुत्तों को ज्यादा तौर पर पाए जाते हैं। तो सहलाते हैं ना हम उन कुत्तों को या गाय को, या आपके घर में यदि कुछ और होगा तो जैसे वो घोड़ी को उससे सरवरी को जब वह बहुत अच्छे से प्यार से पुचकारता है, उसके हाथों में उंगलियों में उसकी चूड़ोरी भर लेता है, उसकी स्किन को पकड़ लेता है ना, तो उसके पुट्ठों को सहलाता है, तो एक प्यार भर जाता है उसके हृदय में। लेकिन उसका आशंकित हृदय अब कांप उठा है सरवरी को देखकर, क्योंकि सरवरी बीच बीच में अपनी टांगों को बार बार झटक रही है। तो कुछ ना कुछ तो है ऐसा, कभी भी उसने इस प्रकार के टांगे झटकी नहीं है, तो क्या ऐसा हुआ होगा? इस सवाल निश्चित ही तौर पर अब असलम मियाँ के बीच में आ रहा है। फिर वही भ्रम, टांगा हिल रहा है या सरवरी की टांगे कांप रही है। देखिए, दो चीजें एक साथ हो रही है दोस्तों। एक तो सरवरी की टांगे कांप रही थी और जिसके कारण टांगा हिल रहा था, और उसके बोल सुनते ही सरवरी झप से आगे को बढ़ती, सुस्त चाल चलती हुई। साफ जाहिर हो रहा है कि चलने में उसे भयंकर तकलीफ हो रही है, लेकिन वह भी जैसे अपने मालिक का नमक का हक अदा करने को कटिबद्ध हो गई है। असलम बेबसी से तब पाया, उसके पास काश कोई जादुई चिराग होता तो वह तत्काल अपनी सरवरी को अपनी जगह बिठाकर खुद टांगे में जुट जाता। सरवरी की सुस्त टापे उसके कलेजे को खूंद रही है। खुदा का शुक्र है पुल तक खींच लाई वह टांगा, आगे भी खींच ले जाए तो गनीमत समझो। जुबेदा, जुबेदा की नाबादी जुबान को क्या कहे? कौन होगी है जुबेदा? Who's this person? Can you guess? असलम की पत्नी। वेरी नाइस। कौन बात कर रहा था अभी? निशिगंधा गायकवाड़। निशिगंधा जी। क्या आपने इस कहानी को पढ़ा है? नहीं मैम, गेस किया। कैसे गेस किया? कैसे लगा आपको कि जुबेदा जो है यह असलम की पत्नी हो सकती है? जो कस्टमर थे उनके नाम तो नहीं पता थे, और जो नायक है हमारी इस कहानी का, असलम, और उसकी सरवरी घोड़ी, और उसके अलावा उसकी पत्नी ही हो सकती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। तो देखिएगा कि एक नायिका होने के नाते, एक नारी होने के नाते, देखिए ऐसा कहा जाता है ना कि नारी ही नारी की समस्या होती है। तो इस कहानी में भले ही हमारी नायिका के तौर पर एक सरवरी घोड़ी आती है, लेकिन सरवरी के खिलाफ कार्य करती जुबेदा, क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं हमारा ये जो पति है इस सरवरी के पैर में फंस गया है। तो देखिएगा कि जुबेदा की जो जुबान है कैसी है, उसी के शब्दों को हम आपके सामने रखेंगे, और आपके सामने स्क्रीन भी शेयर हो रही है, तो शायद आप उसे अच्छे से समझोगे। जुबेदा की नाबदनी जुबान को क्या कहे? न जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है कमजान उसके और सरवरी के संग। अब देखिएगा कि वो कौन से ऐसे दुश्मनी है जो निकालने का प्रयास करती है असलम पर भी और सरवरी के साथ भी। 20-22 रोज से जमीन पर औंधी पड़ी तड़फड़ा रही है सरवरी। पुचकार कर खड़ा करता है तो खड़े घंटे खांड बाद ही पसर लेते घुटने मोड़कर, किच भरी आंखें को मीच लेती है। घरेलू सारे उपायों को आजमा कर वो थक गया, जिसके नुस्खे भी बेअसर रहे। घबराकर वजीराबाद पुल के उस पार की बस्ती में रह रहे जुम्मन हकीम के पांव पकड़ लिए। कोई भी उपाय करे बस उसकी सरवरी को चंगा कर दे। पहले नथुनों में छाले फटके, देखते देखते टखरों में उतर आए। उसकी देह निछूटने लगी। रोजी रोटी है, उठकर खड़ी नहीं होगी तो उसके लौंडे लौंडिया भूखों मरेंगे। जुम्मन मियाँ ने बड़ा ढाढ़स बंधाया और उम्मीद दे कि वह धैर्य रखे। मर्ज उनकी पकड़ में आ गया। खुदा ने चाहा तो हफ्ते भर में उठ खड़ी होगी उसकी सरवरी। जुम्मन मियाँ ने उसे एक और सलाह दी।
देखिएगा कि जुम्मन मियाँ जो है एक मुस्लिम है और असलम भी एक मुस्लिम है। तो जो जामा मस्जिद है, तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक काला कंबल ओढ़े एक अधनंगा फकीर बैठता है। असाध्य रोगियों और दुखियों को गोलियां बिगा दुआओं का काला तांगा बिठा देता है, काला तागा बांटता है। बहुतों का कष्ट दूर हुआ है ना। और उस चमत्कारी काले तागे से फकीर से दुआओं का काला तागा लाकर वो फौरन सरवरी की किसी टांग से बांध देता है। तो दुआ और सही दवा अब सरवरी का ही इलाज है। अब देखिएगा कि किस प्रकार से हमारी दुआ और हमारी दवा दोनों काम आएगी। जुम्मन मियाँ का कहलाया हुआ वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा हुआ काला कंबल ओढ़ा हुआ वो फकीर, और क्या वह अपनी सरवरी की जान को बचा पाएगा और सरवरी की जान कैसे बच पाएगी। तो जुम्मन मियाँ की जड़ी बूटी के काढ़ों को पिलाते हुए हफ्ता निकल गया। सरवरी के टखनों के छाले पीप उगलने लगे। लक्षण शुभ नहीं थे। बगल के करीम ने उसे सलाह दी थी कि नीम हकीम के चक्करों में पड़ा हुआ उस समय और पैसा नष्ट न करे। तो देखिएगा कि किस प्रकार से तो जुम्मन मियाँ के बताई हुई जड़ी बूटियों के काढ़े पिलाते पिलाते हफ्ता निकल जाता है, लेकिन सरवरी के टखनों के छाले भी उगलने लगते हैं। लक्षण शुभ नहीं थे। बगल के करीब ने उसे सलाह दी थी कि नीम हकीम के चक्करों में पड़ा हुआ वह समय और पैसा नष्ट न करे, बल्कि जुम्मन मियाँ के वश का नहीं है सरवरी का रोग। वो भी देखिएगा कि जब घर का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो बाहर वाले लोग अपने घर में आते हैं और हमें सलाह देते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो वैसे ही जुम्मन मियाँ ने जैसे बता दिया था कि जड़ी बूटी का जो काढ़ा है वो पिला दे, ये पिला दे, लेकिन उसके साथ में उसने ये तक बता दिया था कि अब ये जब इस प्रकार का सब हकीमों की बात चल रही है, सब करीमों की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं सरवरी का ये जो रोग है यह इनके वश का नहीं है। फौरन जाकर वो किसी जानवर के डॉक्टरों को दिखलाना पड़ेगा। वैसे तो जमुना पर मैम हाँ जी, मेरा वीडियो बार बार बंद पड़ रहा है। लेकिन बाकी के लोगों को तो आवाज सुनाई दे रही है। किसी और मेरा वीडियो बार बार बंद पड़ रहा है मैडम। लेकिन किसी और को प्रॉब्लम है क्या? नहीं। हाँ तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसलिए ऐसा होता होगा। हाँ तो हम बात कर रहे थे हमारे सरवरी की। तो सरवरी को अब किसी करीमों के पास या किसी हकीमों के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि काढ़े लेने के बजाय किसी एक जानवर के अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और जमुना पार करते ही लक्ष्मी नगर में जानवरों के इलाज के लिए कोई सरकारी अस्पताल या दवाखाना, लेकिन बेहतर होगा कि वो किसी प्राइवेट डॉक्टर को ही दिखलाए। पैसे का मुंह न जोए, पैसा जरूर खर्च होगा तगड़ा, मगर एक दो सुई लगते ही, मतलब एक दो इंजेक्शन लगते ही शर्तियां उठ खड़ी होगी सरवरी। अब जब इस प्रकार की बातों को असलम पर बताई जाती है तो असलम के पास तो पैसे है नहीं। अब देखिएगा कि क्या वह अपनी सरवरी को बचा पाएगा, क्या क्या होगा उसकी जिंदगी में आखिरकार, और कैसे वह अपनी सरवरी को बचा पाएगा। तो उसकी उम्मीद के जुगनुओं में रोशनी टिमटिमाने लगी। घर में फाके पड़ रहे थे। जुबैदा के पांव पकड़ लिए उसने, मायके की पाव भर की झांझे थी उसकी, फुसलाया बहलाया, रोजी रोटी का वास्ता दिया, झांझे ले जाकर मोहल्ली के परली तरफ वाले सुनार को अधि तिहाई भाव में बेचकर डॉक्टर की फीस भरी, सुइया भी लगाई सरवरी को। असर न होते देख चौथे रोज डॉक्टर ने हाथ झाड़ लिए। सरवरी को ग्लेनराइसन तो क्या रोग हुआ है, रोग बिगड़ गया है।
सरवरी को उनके पास पहले न लाकर उसने भयंकर भूल के अब दवा नहीं कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। देखिएगा कि जैसे अलग अलग रोग होते हैं, है ना, जैसे अब तो कोविड-19 चल रहा है, तो इसके पहले हैजा था, उसके पहले पता नहीं कितने सारे रोगों को हम लोग देख चुके हैं। तो ऐसा ही जो प्राणियों को होता है, तो ग्लेन रासन धोखा नाम का जो रोग है वो हमारी सरवरी को हो गया है, और जिसके कारण हमारी जो सरवरी है अब शायद ही वो न चल पाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यस मैम। अंकिता आवाज, हाँ अंकिता आवाज क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं मैम, सिर्फ थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। लेकिन हमारी ओर से तो पूरा नेटवर्क है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई देता है। हमारे यहाँ से पूरा नेटवर्क ऑन है, पूरा का पूरा। फिर से एक बार देख मैम क्लियर आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो आपके यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगा बेटा, है ना। यहाँ से तो क्लीन एंड क्लियर है। चलिए, तो आज का जो वीडियो है उसे एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग, तो आपको शायद ही समझ में आ जाएगा उससे। और जब इस प्रकार का रोग अपने सरवरी को हो गया है तो अब ज्यादा बिगड़ गया है, क्योंकि यदि उसने सबसे पहले रोग लगते ही यदि सरवरी को उस डॉक्टर के पास ले आता तो शायद हमारी सरवरी ठीक ठाक हो जाती। लेकिन अब दवा काम नहीं कर सकती। अब तो कोई दुआ या कोई मिराकल ही घटित हो सकता है कि जिस मिराकल के जरिए हमारी सरवरी की जान बचा सकता है। सुनकर वह बेजान हो आया, कहा क्या कसर रह गई सरवरी के इलाज में, उससे पुष्ट हुआ ही है। देशी दवाइयां आदमी नहीं अब जानवरों पर भी बेअसर होने लगी है, वरना पुरखों ने कौन सुइया लगवा कर परवरिश की इनकी। मतलब अब तक हमारे पूर्वजों ने कितने ऐसे पूर्वज थे कि जिन पूर्वजों ने सुइया लगवाई थी, इंजेक्शन दिए थे और अपने जानवरों को बचाया था। महीना निकल गया सरवरी की तीमारदारी में, हाथ लग रही है ना उम्मीदें, मतलब कोई भी उम्मीद हाथ में न लग रही। कोठरी में पाव देते ही कलेजा कांपता है उसका। मतलब जैसे ही जो इसे जहां पर रखा जाता है अपने सरवरी को, तो उस कोठरी में जैसे वो पाव रखता है तो सबसे पहले तो उसका कलेजा धक धक करने लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा। अब जुबेदा के जुबान कैसे देखिएगा कितना मतलब मार्मिक ढंग का चित्रांकन किया हुआ है चित्रा मुद्गल जी ने, कितनी यथार्थता से किया हुआ है। देखिएगा कितना मतलब आप यदि पढ़ोगे, आपके आंखों के सामने स्क्रीन शेयर की हुई है हमने जानबूझ के, तो देखिए कितना मार्मिक चित्रांकन किया है जुबेदा ने सरवरी का। तो कहते हैं कि जुबेदा की जुबान चोर देखिए कुत्ते से उसे देखते बेतहाशा भौंकने लगती है। तरियाती हुई वो क्या कहती है, ना मुर्दो कहाँ से लाओ दोनों जिन तुम्हारे पेट में डालने को, एक मैं ही साबुत बची हूँ इस घर में, सो कहो तो अपनी बेटिया हाँ, वो कहती है जुबेदा अपने बेटों को और अपने पति को भी, वो क्या कहते देखिएगा, वो कहते हैं कि चोर देखिए कुत्ते से, मतलब जैसे कुत्ते चोरों को देखते हुए जैसे बेतहाशा भौंकते हैं ना, ठीक उसी तरह ये बेतहाशा भौंकने लगती है। और तरियाती हुए कहते कि नामुर्दो कहाँ से लाओ दोनों जुन तुम्हारे पेट में डालने को, एक मैं ही साबुत बच्चू इस घर में, सो कहो तो अपनी बोटियां काट काट के चढ़ा दो हांडी में पकने। मती मारी गई है और उसी मरी रान की सहलाता रहता है रात दिन, बर्तन भांडे तक फूक दे इसके इलाज में, सबको डकरा कर ही मरेगी डायन। अरे और भी जाने हैं कुनबे में कनबक, उनकी है परवाह मर्द दो है। आखिर इन 8-8 पिल्लियों को क्या दूं मुंह में अंगारे, घोड़ी 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 न हो गई रंडी सौत हो गई है मेरी, नहीं रही तांगा खींचने के काबिल तो घर ही क्यों फूक रहा उसके पीछे, लात लगा हरामजादी को और परे कर दे, मर्द है मर्द दिहाड़ी कर कहीं, रिक्शा खींच किराए पर, मगर तू है कि दिन भर उसके टांगों में घुसा उसके पुट्ठे सहलाता रहेगा कमीने। देखिएगा किस प्रकार का वक्तव्य है जुबेदा का। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है इस प्रकार का वक्तव्य सुनकर कोई पति इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या लगता है आपको, ये इस वाक्य के साथ
क्या कहना चाहती है जुबैदा? हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि सरवरी को उतना ही प्यार करता है जितना वो अपनी पत्नी के साथ प्यार करता है। अब देखिए कि वो क्या कहती है। ऐसे वाक्य आपको आरसी के लिए पूछे जा सकते हैं, रेफरेंस कांटेक्ट के लिए पूछे जा सकते हैं कि वो क्या कहती है। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि वो अब साबुत नहीं बची है। क्या मैं डालूं तुम्हारे पेट में? अब मेरी बोटियां ही काट के चढ़ा दूं हांडी में पकने के लिए? मेरी मती मारी गई थी और वो क्यों इस मरी हुई राण को सहलाता रहता है रात दिन, बर्तन भांडे तक फूंक दे इसके इलाज में। मतलब देखिएगा कि वास्तविकता को परखिए कि आज सरवरी के इलाज में सारे बर्तन और सब चीजों को उन्होंने बेच दिया, पर फिर भी हमारी सरवरी बच नहीं पाई। स्वाभाविक के तौर पर एक औरत होने के नाते 8-8 बच्चों को उसे पालना है तो कैसे वो पालेगी। और निश्चित ही तौर पर उसकी जबान से, मतलब किसकी जुबान से? जुबैदा की जुबान से किस प्रकार का वक्तव्य सामने आ रहा है। और देखिएगा कि वह कहते हैं कि घोड़ी घोड़ी नहीं है बल्कि वो मेरी सौतन बन गई है, और किस प्रकार की इस सौतन ने तो मेरा पूरा घर ही उजाड़ दिया। तो तुझे ऐसा लगता है तू इसे लात लगा दे और इस रामजादी को परे कर दे। मर्द है मर्द तो दिहाड़ी कर, कहीं कहीं से भी जा, रिक्शा को खींच, और मगर तू है कि उसकी टांगों में घुसा उसके पुट्टे से लाता रहेगा कमी। और देखिए कि जुबैदा असलम को तक नहीं छोड़ती। अपना जो पति है, पति परमेश्वर होता है, एक मर्यादा होता है, मर्यादाएं होती है, लेकिन उन मर्यादाओं को भी टाल देती है, मर्यादाओं की उन सीमाओं को भी परित्याज्य कर देती है हमारी जुबैदा। और जुबैदा का वक्तव्य ऐसा होता है कि वह उस सरवरी को एक प्राणी मान